हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम समता शुक्ला है और क्लास 6 में आज हम चैप्टर जो है आपका चैप्टर 5 पदार्थों का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं ना। ये मैंने ही आपको पढ़ाया था चैप्टर। तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में आज करना है। सभी बच्चे अपना कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाएंगे और आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, मैं आपको पढ़ पढ़ के समझाते जाऊंगी और उसको आपको अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। ठीक है, सभी बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए? एकदम सभी बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए। एंजॉय करते हुए चीजों को लिखेंगे, लेकिन बच्चों ध्यान ये रखेंगे कि लिखते समय आपको जो आप लिख रहे हैं क्या वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हैंड रेज के माध्यम से अपने हाथ खड़े करके मुझसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि मैम ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। आपका विज्ञान में अध्याय 5 है पदार्थों का पृथक्करण। अध्याय 5 है आपका पदार्थों का पृथक्करण। कक्षा 6 का ये आपका चैप्टर है विज्ञान का, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। ये प्रश्न सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि आपका चैप्टर कौन सा है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में आपको कैसे कैसे हम अलग अलग करते हैं दो मिले हुए पदार्थों को, उसके बारे में बहुत ब्रीफ में ये चैप्टर, थोड़ा टाइम हो गया है ना, लेकिन ये चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चैप्टर मैंने ही आपको पढ़ाया था, उसके क्वेश्चन आंसर हमें करने थे, तो अब हम आज उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 5 है आपका। उत्तर में लिखेंगे बच्चों, किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें से हानिकारक या गैर उपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है। किसी भी पदार्थ को उपयोग करने से पहले हमें उसमें से हानिकारक या गैर उपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है जो इसके साथ मिश्रित हो सकते हैं। जो इसके साथ मिश्रित हो सकते हैं। शुद्ध रूप में प्राप्त अवयव सुविधापूर्ण तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। और हम उदाहरण के लिए बात करें, ये आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है कि अगर जैसे एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल को ले लेंगे हम। जैसे हम जब चावल बनाते हैं घर में, आपने अपनी मम्मा को देखा होगा चावल बनाते हुए, तो जब वो चावल बनाती हैं तो उसमें से कंकड़ को अलग कर देती है ना। दाल जब बनाने होती है तो दाल बनाने के पहले वो क्या कर देती है? दालों को क्लीन कर लेती है, साफ कर लेती है। क्लीन करने या साफ करने का क्या मतलब है? अगर कोई कीड़ा मकोड़ा है या पत्थर है या भूसी है या गंदगी है, कुछ भी चीज है, तो अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग तरीकों से वो क्या करती हैं? अशुद्धियों को अलग कर लेती है। बिना अशुद्धियों को अलग करके ना तो चावल पकाया जाता है ना ही दाल। इवन जो आटा होता है गेहूं का बच्चों, उसको भी यूज करने से पहले क्लीन करना होता है। उसको क्लीन करने के लिए छानने का तरीका, छलनी होती है, उस छलनी से आटे को क्लीन किया जाता है। तो जो गंदगी है वो छलनी में ऊपर रह जाती है और साफ आटा आपके बर्तन में नीचे चला जाता है। तो ये आप सभी बच्चे नोट करेंगे। हम हस्त चयन विधि द्वारा गेहूं, चावल या दाल से गंदगी, पत्थर और भूसी के टुकड़ों जैसी
थोड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग करते हैं। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। हम हस्त चयन विधि द्वारा गेहूं, चावल या दाल से गंदगी, पत्थर और भूसी के टुकड़ों जैसी थोड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग करते हैं। हस्त चयन वाली टेक्निक कौन सी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, हैंड पिकिंग मेथड। अपने हाथ से ही गंदगी को साफ कर देना, अपने हाथ से ही गंदगी को धीरे धीरे करके निकाल देना, चावल से, गेहूं से, दाल से। उसे हम क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग मेथड, मतलब अपने हाथ से ही गंदगी को उठा उठा के अलग कर देना। इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, चावल या दाल को पकाने से पहले आम तौर पर धोया जाता है। सभी को पता है चावल या दाल जब पकानी होती है तो पकाने से पहले हम उसको धोते हैं। जब हम इनमें पानी डालते हैं तो धूल और मिट्टी के कणों जैसी अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। वैसे तो सभी बच्चे अभी ये काम नहीं करते होंगे घर में, लेकिन आज आप घर जाके देखेंगे करके। चावल को या दाल को अगर आप किसी बर्तन में लेंगे थोड़ा सा, और उसको जैसे ही उसमें पानी डालेंगे तो उसके अंदर की गंदगी आपको पानी में ऊपर दिखाई पड़ेगी, उसको आप अलग कर लेंगे। और पानी का जो रंग है, इवन सब्जियां भी है ना बच्चों, सब्जियां जैसे आप खरीद के बाहर से भिंडी लेके आए, भिंडी को जैसे ही पानी में डालेंगे तो आपकी पानी का कलर जो है चेंज हो जाता है। पानी का रंग कैसे बदल जाता है, भिंडी के ऊपर या किसी भी सामान के ऊपर जो थोड़ा बहुत धूल और मिट्टी के कण होते हैं, जो गंदगी होती है, जिसे हम अशुद्धियां या गंदगी कहते हैं, वो क्या होता है, वो उस पानी में चला जाता है और भिंडी या आपका चावल या दाल ये सब जो है क्या, शुद्ध हो जाती है। अशुद्धियां अलग हो जाती है, क्या मतलब, क्लीन हो जाता है। और आज के समय में इस क्लीनिंग के लिए मशीनें भी अवेलेबल है मार्केट में। ये प्रश्न संख्या 1 सभी बच्चे नोट कर लेंगे। सभी बच्चे प्रश्न संख्या 1 नोट करेंगे। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? किसी पदार्थ का उपयोग करने से, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ ताकि सभी बच्चे आराम से बोर्ड से देख करके लिख सकें। बच्चों सभी ने प्रश्न संख्या 1 नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2 है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है और ये कहाँ उपयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, निष्पावन से क्या अभिप्राय है और ये कहाँ उपयोग किया जाता है? सभी बच्चे नोट करेंगे, अपनी कॉपी में का उत्तर लिखेंगे। किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। यानी कि इसके बारे में मैंने, देखो चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले बहुत अच्छी तरह से, तो अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको थ्रेशिंग के बारे में बताया था। जैसे खेत में गेहूं को और उसके अंदर जो बहुत हवा का झोंका चलाया जाता है और उसके सामने कैसे करके, ऐसे टोकरी में होता है अनाज, बहुत सारा टोकरी में अनाज होता है ना, तो टोकरी के अनाज को ऐसे ऊपर उठा के ऐसे से धीरे धीरे हिलाया जाता है, अनाज धीरे धीरे नीचे गिरता है और पंखा टाइप का चलता रहता है। तो उस पंखे को चलाते रहते हैं, कैसे, मैनुअली चलाते रहते हैं, यानी हाथ से घुमा घुमा के चलाते रहते हैं। उस हवा के झोंके से क्या हो जाता है, जो अशुद्धियां हैं वो अलग हो जाती हैं।
तो वो है निष्पावन। निष्पावन से क्या अभिप्राय है और ये कहाँ उपयोग किया जाता है? किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। अब ये आपके सामने आ गया ना, साधारणतया किसान इसी विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। प्रश्न में उत्तर और साथ साथ आपको उदाहरण भी दे दिया गया कि निष्पावन से क्या अभिप्राय है। ये पहले प्रश्न का जो दूसरे प्रश्न का पहला भाग है वो क्या था? निष्पावन से क्या अभिप्राय है। तो वो आपने पहली लाइन में उसका उत्तर बताया और दूसरा प्रश्न क्या था? ये कहाँ उपयोग किया जाता है। तो उसका आपने सेकेंड पार्ट जो है उसका आपने दूसरी लाइन में उत्तर बताया। तो ये सब अब सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको अपनी कॉपी में। किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। साधारणतया किसान इसी विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। आशा करती हूँ मैं सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे और आपको याद आ गया होगा कि मैम ने आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखा है। तो अब आज के सेशन में हम इसका प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 शायद सभी बच्चों का हो गया होगा। हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे और धूल के कण कैसे अलग करेंगे? पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे और धूल की जगह पे मिट्टी यहाँ पे हम पत्थर लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पत्थर के कण कैसे पृथक करेंगे। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं पत्थर के कणों को, धूल के कणों को आप हाथ से हस्त चयन के द्वारा अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको धूल की जगह पे पत्थर लिखना है। पत्थर के कणों को हस्त चयन विधि द्वारा पृथक करेंगे। उत्तर संख्या 3 है ये आपकी। प्रश्न संख्या 4 आगे बढ़ेंगे। बोर्ड से देख देख के लिखेंगे बच्चों, गलत नहीं लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, चालन से क्या अभिप्राय है? और ये कहाँ उपयोग होता है? चालन से क्या अभिप्राय है और ये कहाँ उपयोग होता है? प्रश्न संख्या 4 सभी बच्चों को दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन में। सभी बच्चे देख के लिखेंगे, चालन से क्या अभिप्राय है और ये कहाँ उपयोग होता है? उत्तर में लिखेंगे, अलग अलग आकारों के मिश्रण को, अलग अलग आकारों के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। छलनी जो होती है सामान्य आकारों वाले अवयवों को छेद से होकर गुजरने देती है, जबकि बड़ी अशुद्धियां छलनी में ही रहती हैं। अलग अलग आकारों के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। छलनी सामान्य आकारों वाले अवयवों को
छेद से होकर गुजरने देती है, जबकि बड़ी अशुद्धियां छलनी में ही रहती हैं। आटा मिलों में आटे से अनाज के टूटे कणों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आटा मिलों में आटे से अनाज के टूटे कणों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग निर्माण स्थलों पर रेत और सीमेंट के मिश्रण से छोटी गांठों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। और मुझे पता है कि आप बच्चों को चालन के और एग्जाम्पल्स भी आते होंगे, क्योंकि पढ़ाते समय मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए थे। आपके दैनिक जीवन में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जैसे चालन से क्या अभिप्राय है, ये आप सभी जान गए। उत्तर इसका मैंने आपको लिखवा दिया, और ये कहाँ उपयोग होता है। तो 2 एग्जाम्पल आपको उत्तर में लिए गए हैं, लेकिन आपको इनसे ज्यादा एग्जाम्पल्स आते हैं आपके दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में आप देखते रहते हैं कि छलनी से अशुद्धियां कहाँ कहाँ पे अलग की जाती हैं। कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छलनी से अशुद्धियां अलग करने वाला काम होता है। सभी बच्चे प्रश्न संख्या 4 लिखेंगे। चालन से क्या अभिप्राय है और ये कहाँ उपयोग होता है। उत्तर में लिखेंगे, अलग अलग आकारों के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। छलनी सामान्य आकारों वाले अवयवों को छेद से होकर गुजरने देती है, जबकि बड़ी अशुद्धियां छलनी में ही रहती हैं। आटा मिलों में आटे से अनाज के टूटे कणों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, और इसका उपयोग निर्माण स्थलों पर रेत और सीमेंट के मिश्रण से छोटी गांठों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। अब चालन में, जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल आपने देखे कि आटा मिल में आटे से अनाज के टूटे कणों को अलग करने के लिए, जैसे आटा मिल कह रहे हैं यहाँ पे, जो धान से चावल अलग करने के लिए जो चावल की मिल होती है, राइस मिल जो होती है, उसमें भी यही प्रक्रिया होती है। धान से चावल निकलता है ना, तो धान के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन भूसी होती है, जब चावल निकलता है तो वो भूसी के रूप में हो जाती है। तो उसको अलग करने के लिए, चावल जो छोटे छोटे टूट जाते हैं उनको अलग करने के लिए, और सीधे सीधे बड़े चावलों को अलग करने के लिए। ये तो हो गई इंडस्ट्रियल बात की, आटा मिल में जाना होगा देखने के लिए इसको, आपको देखने के लिए इसको राइस मिल में जाना होगा। घर में क्या होता है, सभी बच्चों के घर में चाय बनती है, चाय सभी बच्चों के घर में बनती है। तो चाय पकने के बाद कप में क्या किया जाता है, छाना जाता है। चाय की छन्नी होती है, उससे चाय को छान लिया जाता है, जिसमें चाय की जो पत्ती है वो छलनी के अंदर ही रह जाती है, और चाय का जो लिक्विड है वो आपको कप में मिल जाता है। तो वो भी क्या है, वो भी चालन की ही प्रक्रिया है। आप रोटी बनाने से पहले आटे को बड़ी सी छलनी होती है, जैसे चाय छानने के लिए छोटी छलनी होती है, ऐसे ही आटा चालने के लिए बड़ी सी छलनी होती है, उससे भी हम चालते हैं। तो आटे में जो थोड़ा बहुत चोकर रह जाता है वो भी अलग हो जाता है, यानी कि गंदगी अलग हो जाती है। सूजी का हलवा अगर बनाना है तो सूजी क्योंकि व्हाइट कलर की होती है बच्चों, कभी कभी उसमें बरसात के मौसम में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसको भी अगर हलवा बनाना है तो उसके पहले यू हैव टू क्लीन, सूजी को आपको साफ करना पड़ेगा, और सूजी को साफ करने के लिए भी चलनी की ही जरूरत होती है। तो वही मैं बोल रही थी, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं अपने घर में। हर बच्चे के घर में चाय बनती है,
हर बच्चे के घर में आटा क्लीन किया जाता होगा चाल करके, हर बच्चे के घर में हलवा बनता है और सूजी को हलवा बनाने से पहले साफ कर लिया जाता है ताकि गंदगी जो है, गंदगी का मतलब कीड़े मकोड़े या कोई दूसरी गंदगी है तो वो चलनी में ऊपर रह जाती है अशुद्धियां, और नीचे आपका साफ सुथरा अनाज जो है वो नीचे चला जाता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिससे फिर साधारण तौर पे खाना बना लिया जाता है। अगर सभी बच्चों ने प्रश्न संख्या 4 तक कर लिया है तो अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 5 लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे? रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे? उत्तर में देखेंगे, रेत और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का पालन करते हैं। में कुछ समय के लिए मिश्रण को छोड़ देते हैं, कंटेनर के तल पर रेत जम जाती है, इसे अवसादन कहते हैं। फिर पानी को धीरे से एक दूसरे कंटेनर में निस्तारण कहते हैं। को हटाने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसे निस्यंदन कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 सभी बच्चे नोट करेंगे। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को, यानी कि अगर पानी में बालू मिक्स है तो उस मिश्रण में पानी और बालू को अलग अलग कैसे करेंगे? तो रेत और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का पालन करते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में कुछ समय के लिए मिश्रण, जो जल और रेत का मिश्रण है, उसे छोड़ देते हैं। और जनरली जैसे बरसात में गंदा पानी आ जाता है तो उसको भी पानी में ड्रम में भर के और छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि 12 घंटे तक वो अगले दिन क्या देखते हैं कि जो गंदगी है वो उस बर्तन के पेंदे में जमा हो जाती है, कंटेनर के तल पर रेत जम जाती है, इसे अवसादन कहते हैं, यानी कि इसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, तीन टेक्निक्स होती हैं इनको साफ करने के लिए, सेडिमेंटेशन, और उसके बाद दूसरा चरण है डिकेंटेशन, और तीसरा चरण है फिल्ट्रेशन, है ना। तो अभी क्या हुआ, कंटेनर में कुछ समय के लिए मिश्रण छोड़ दें और कंटेनर के तल पर रेत जम जाती है, इसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। पानी को धीरे से एक दूसरे कंटेनर में डालें, मतलब एक कंटेनर में जब पानी को रखा और तली में गंदगी जम गई है तो उसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे, और इसे हम डिकेंटेशन कहते हैं, यानी कि कंटेनर में पानी को ट्रांसफर कर लेते हैं और नीचे गंदगी जो है वो उसी पहले वाले कंटेनर में रह जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। पानी को धीरे से एक दूसरे कंटेनर में डालें और इसे हम निस्तारण कहते हैं, या इसी को हम डिकेंटेशन कहते हैं। और तीसरे चरण में हम क्या करते हैं, हम रेत के बारीक कणों को हटाने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसे हम निस्यंदन या फिल्ट्रेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आई होप कि सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे और प्रश्न संख्या 7 देखेंगे।
प्रश्न संख्या 6 क्या है? आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? प्रश्न संख्या 6 क्या कह रही है बच्चों? आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? हाँ, संभव है। किसी छलनी का प्रयोग करके चालन विधि के माध्यम से आटे के साथ मिश्रित चीनी को अलग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 7 जो है वो प्रश्न संख्या 5 की तरह ही है। प्रश्न संख्या 7 क्या कहती है? पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? उत्तर में लिखेंगे, पंकिल जल से साफ पानी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होती है। एक कंटेनर में पंकिल जल डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, ये वाला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कुछ समय बाद कंटेनर के नीचे अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं, यानी कि इसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ऊपरी परत साफ पानी की है, इसे दूसरे कंटेनर में डाल लेते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं, यानी इसी प्रक्रिया को हम डीकैंटेशन कहते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, महीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे फिल्टर पेपर की मदद से फिर से छान लेते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन कहते हैं। सभी बच्चे ये अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। बच्चों, आज आपने इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए, रिक्त स्थान भरिए, ये भी आप कर सकते हैं। क्लास का टाइम खत्म हो गया है, ये आपको स्क्रीन में थोड़ी देर तक दिखाई पड़ेगा, 1-2 मिनट तक आप इसको नोट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। क्लास 6 में आज आपने पदार्थों का पृथक्करण चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।